स्वागत है आप सबका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पर। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारे अतीत 2 इस एनसीईआरटी से अध्याय 1 हजारों वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल, ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पर देख रहे हो। देखिए दोस्तों, इस अध्याय की शुरुआत होती है दो मैप के साथ। एक मैप जिसे अल इदरसी ने डिज़ाइन किया है, जिसे अल इदरसी नाम के एक अरब व्यक्ति ने बनाया है। दूसरा मैप जिसे एक फ्रेंच कार्टोग्राफर ने डिज़ाइन किया है। दोनों की अगर हम बात करें तो दोनों में हमें भिन्नता देखने को मिलती है। एक 1154 में बनाया गया है, एक 1720 में बनाया गया है। कार्टोग्राफर इस शब्द का अर्थ होता है अ पर्सन हु मेक मैप्स, एक वो व्यक्ति जो व्यक्ति मैप्स बनाता है। राइट। पहले मैप की बात करते हैं। पहले मैप में क्या है? देखिए दोस्तों, पहले मैप में दुनिया के एक सेक्शन को रिप्रेजेंट किया गया है और ये जियोग्राफर अल इदरसी के द्वारा बनाया गया है। ये 20वीं सेंचुरी में इंडियन सब कॉन्टिनेंट को दर्शाता है। बट यहाँ पर जिस तरीके से इंडियन सब कॉन्टिनेंट को दर्शाया गया है वो बिल्कुल ही उलट है जैसे कि आज ये एग्जिस्ट करता है। तो अल इदरसी के मैप में साउथ इंडिया हमें नॉर्थ में देखने को मिलेगा, नॉर्थ इंडिया हमें साउथ में देखने को मिलेगा, श्रीलंका हमारे टॉप में देखने को मिलेगा। ठीक है। और जो प्लेस है, जिन प्लेसों को नाम दिया गया है, स्थानों को जिस तरीके से नाम दिया गया है, तो ये अरेबिक में नाम दिए गए हैं। जैसे कि जो उत्तर प्रदेश में कनुज है, इसे कुनुज इस तरह से नाम दिया गया है, इसे इस तरीके से स्प्लिट किया गया है। अब वैसे स्प्लिट एग्जैक्टली तो हम नहीं कर सकते बिकॉज ये एक अरेबिक तरीके का प्रोनाउंसिएशन इसका होगा। दूसरा मैप जो कि तकरीबन इसके बाद में 600 साल बाद आता है। ठीक है। इसमें भी इंडियन सब कॉन्टिनेंट की ही इंफॉर्मेशन दी गई है, बट इसमें हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। देखिए दोस्तों, दोनों मैप एक तरीके से एक तरह की ही इंफॉर्मेशन को हमारे सामने प्रेजेंट करते हैं। दूसरा मैप जिसे फ्रेंच कार्टोग्राफर ने डिज़ाइन किया है, ठीक, ये मैप दोस्तों इसका यूज़ किया जाता है उस समय जो यूरोपियन सेलर्स थे, यूरोपियन मर्चेंट थे, और ये जो अपनी वॉयज करते थे, यात्राएं करते थे, इसके लिए इस मैप का ये उपयोग करते हैं। तो एक बात तो आप इससे समझ लीजिए कि जब मैप बनना स्टार्ट हो गए, लोगों को ये समझ में आने लगा कि एग्जैक्टली कौन सी जगह कहाँ पर है, वहाँ से कितनी दूरी पर है। तो इससे व्यापार में भी मदद मिली, इससे लोगों की जो मूवमेंट थी ये पहले के मुकाबले आसान हो गई। राइट। तो काफ़ी हद तक जो बिजनेस उस समय किया जाता था उसमें इसने एक तरीके से अपना योगदान दिया। आगे चलते हैं दोस्तों। अब हम बात करते हैं कि दोनों ही मैप अगर हम देखें तो दोनों ही अपनी अपनी जगह एक तरीके से महत्वपूर्ण मैप है। ठीक है। बट दोनों में हमें काफ़ी फ़र्क देखने को मिलता है। दोनों 20वीं शताब्दी के समय ही हमारे सामने आए थे। एक आया था 1154 के समय। बट एग्जैक्टली अगर उस मैप को आप एनसीईआरटी की बुक में देखोगे तो वो मैप बिल्कुल अलग है जो मैप 1720 में हमारे सामने प्रस्तुत किया गया था। राइट। और इस मैप का यूज़ जो यूरोपियन सेलर्स थे इन लोगों ने किया था। Equally important is the fact that the science of cartography different in two period। इससे हमें क्या समझने में आता है, इससे हम क्या समझ सकते हैं कि 1154 में जो साइंस था दोस्तों कार्टोग्राफी का, राइट, ये बिल्कुल भिन्न था, बिल्कुल अलग था। इसमें चेंजेस हो चुके थे जो 1720 में था। राइट। तो देखिए समय के अनुसार इस साइंस में मैप को बनाने की पद्धत में, ठीक है, मेथड में बदलाव होते हुए हमें दिखाई देता है। जब हिस्टोरियन किसी डॉक्यूमेंट तक पहुंचते हैं, किसी मैप को स्टडी करते हैं, या किसी भी टेक्स्ट को वो लेते हैं जो कि पास्ट में आया हुआ है, तो उन्हें इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि ये कौन से समय में आया था, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या था। और दोस्तों, अकॉर्डिंग टू हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जिस भी चीज़ की स्टडी कर रहे हैं उसके मीनिंग भी चेंज होते जाते हैं। ये किस तरीके से होते जाता है? राइट। फॉर एग्जाम्पल द टर्म अगर हम देखें, शब्द हिंदुस्तान, आज हिंदुस्तान का जो मीनिंग था, आज हिंदुस्तान का जो मीनिंग है, ये हमें पता है ये क्या है। राइट। एक तरीके से मॉडर्न इंडिया को इस शब्द से मॉडर्न इंडिया के लिए इस शब्द का यूज़ किया जाता है। ठीक है। बट आज से कुछ सालों पहले, तकरीबन 500-600 साल पहले, जब इस वर्ड का यूज़ किया जाता था तो उस समय इसका मीनिंग क्या था। राइट। तो इसमें हमें डिफरेंस देखने को मिलता है। और एग्जैक्टली वही बात है दोस्तों जो इस मैप में भी हमें देखने को मिलती है। राइट। अब हम आगे चलते हैं। इनका कहने का अर्थ यहाँ पर यह है कि कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से
कॉन्टेक्स्ट के बेस पे इंफॉर्मेशन जो होती है, जब इंफॉर्मेशन को हम डिराइव करते हैं, किसी भी चीज़ के बारे में जानते हैं, तो इसमें हमें भिन्नता देखने को मिलती है। फर्स्ट पॉइंट हमारे सामने है न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज, नए और पुनः पुराने टर्मिनोलॉजीज, नए पुरानी शब्दावली। ठीक है, अगर दोस्तों हम कॉन्टेक्स्ट देखें जो समय के साथ चेंज होता है, अगर हम लैंग्वेज देखें और लैंग्वेज का जो अर्थ है, लैंग्वेज के जो शब्द है, इनका जो अर्थ है, ये भी समय के अनुसार बदलता हमें दिखाई देता है। ठीक है, तो हिस्टोरियंस के जो रिकॉर्ड थे, जो रिकॉर्ड एग्जिस्ट होते हैं, ये भिन्न लैंग्वेज में थे। यहाँ पर भी हमें विभिन्नता देखने को मिलती है भाषाओं की, बिकॉज आपको तो पता है एरिया अगर हम चेंज करते हैं, एक एरिया से हम दूसरे एरिया में जाते हैं, तो हमें भाषा में बदलाव देखने को मिलता है। राइट, तो जितने भी हिस्टोरियन हैं, जब ये पुराने टेक्स्ट की स्टडी करते हैं दोस्तों, तो इन्हें इस बात को भी कंसिडर करना पड़ता है। ठीक है, अगर हम मेडिवल पर्सियन को देखें, एक एग्जांपल यहाँ पर देखिए, मेडिवल पर्सियन लैंग्वेज और मॉडर्न पर्सियन लैंग्वेज में काफ़ी फ़र्क हमें देखने को मिलेगा। द डिफरेंस इज नॉट जस्ट विथ रिगार्ड टू ग्रामर एंड वोकेबलरी, डिफरेंस सिर्फ ग्रामर और वोकेबलरी तक ही सीमित नहीं है, शब्दों के जो अर्थ हैं, शब्दों की जो मीनिंग है, ये भी टोटली बदल जाती है। आगे चलते हैं, अब हम बात करते हैं शब्द हिंदुस्तान के बारे में। आप हिंदुस्तानी शब्द का उदाहरण लीजिए, आज हिंदुस्तान हम मॉडर्न इंडियन स्टेट के लिए यूज़ करते हैं, बट 13th सेंचुरी में मिनाज अल सिराज, ये क्रॉनिकलर थे, इन्होंने दोस्तों इस शब्द को का यूज़ किया था। ये एक पर्शियन शब्द है, ठीक है, और इसका इनका कहने का अर्थ ये था कि वो एरिया जो पंजाब हरियाणा, राइट, आप ध्यान दीजिए, जो एरिया पंजाब हरियाणा और गंगा यमुना के लैंड्स के बीच में आता है, उस एरिया को इन्होंने रेफर किया था हिंदुस्तान। ठीक है, बाद में जिस तरीके से उस समय का जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड था या उस समय का जो पॉलिटिकल स्टेटस था, ये बदलता गया, ज़्यादा एरिया उस समय के रेजिम के अंडर आता गया दोस्तों, तो वो भी हिंदुस्तान में समाहित होता गया। बट इसमें साउथ इंडिया का कभी भी उल्लेख नहीं था, इसमें ये लोग साउथ इंडिया को कंसिडर नहीं किया करते थे। हम बात कर रहे हैं 13th सेंचुरी के समय की, उस समय की, जब मिनाल सिराज ने इस शब्द का प्रयोग किया था। इस शब्द का प्रयोग उसने किया था दोस्तों हिंदुस्तान, इस शब्द का प्रयोग मिनाज ने किया था पंजाब हरियाणा का जो एरिया है और गंगा यमुना रिवर के बीच में का जो एरिया है, इस एरिया के लिए, राइट। बट इसमें साउथ इंडियन जो एरिया था ये इसमें नहीं आता था। ठीक है, शुरुआत में तो पंजाब हरियाणा और गंगा यमुना का जो प्रदेश है, गंगा यमुना के बीच का जो एरिया है, इसके लिए इसका उपयोग किया गया। बट जैसे ही दिल्ली सल्तनत एक्सपांड होती गई दोस्तों, तो इसका एक तरीके से एरिया भी बढ़ता गया। बट ये इस एरिया में, इस जगह में कभी भी साउथ इंडिया का समावेश नहीं किया गया। इसके कॉन्ट्रास्ट हमें चीज़ें देखने को मिलती है 16th सेंचुरी में, जब बाबर ने हिंदुस्तान इस शब्द का यूज़ किया। हिंदुस्तान इस शब्द का यूज़ कर कर दोस्तों बाबर ने यहाँ की जियोग्राफी, यहाँ का फोना और यहाँ का कल्चर, इस सब कॉन्टिनेंट के कल्चर को डिस्क्राइब करने का काम किया, राइट। तो मिनाज उल सिराज जब हिंदुस्तान इस शब्द का प्रयोग करते हैं तो उनकी मीनिंग अलग होती है, वो एक सीमित एरिया के लिए इस शब्द का प्रयोग करते हैं। जब बाबर इस शब्द का प्रयोग करता है 16th सेंचुरी में, तो यहाँ पर दोस्तों मीनिंग बदल जाती है। ये इस शब्द को रेफर करता है, जिसके माध्यम से ये डिस्क्राइब करता है इस एरिया की जियोग्राफी, इंडियन सब कॉन्टिनेंट की जियोग्राफी, फोना फ्यूना और यहाँ का कल्चर। ठीक है, फोना और यहाँ का कल्चर, राइट। देखिए, आपने अमीर खुसरो इनका नाम तो सुना होगा। एज वी विल सी लेटर इन द चैप्टर, दिस वाज समवॉट सिमिलर टू द वे ऑफ द 14th सेंचुरी पोएट। ठीक है, 14th सेंचुरी में एक पोएट, एक कवि यहाँ पर होकर गए हैं जिनका नाम अमीर खुसरो था। ठीक है, इन्होंने हिंदी शब्द का प्रयोग किया था। व्हाइल द आइडिया ऑफ जियोग्राफिकल एंड कल्चरल एंटिटी लाइक इंडिया डिड exist, the term Hindustan did not carry the political and national meaning which we associate with it today, right। देखिए, उस समय में जब हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग किया जाता था, उस समय की उसका अर्थ और आज हम जिस शब्द का प्रयोग करते हैं मॉडर्न इंडियन स्टेट्स के लिए, इसके अर्थ में आपको काफ़ी, मतलब पूरी तरीके से अलग अलग ये दोनों चीज़ें देखने को मिलेंगी। हम यहाँ पर यही कहना चाहते हैं कि समय के अनुसार, टाइम पीरियड के अनुसार शब्दों का जो अर्थ होता है ये भी हमें बदलता हुआ दिखाई देता है, राइट। इससे हमें इस चीज़ को समझना है। तो जब हिस्टोरियन के सामने दोस्तों अध्ययन करना पड़ता है, पुरानी चीज़ें इनके सामने आती है, पुराना टेक्स्ट इनके सामने आता है, ठीक है, तो इस बात के लिए इन्हें काफ़ी केयरफुल रहना पड़ता है कि कहीं इसका मीनिंग चेंज ना हो जाए, राइट। अब यहाँ पर एक शब्द है फॉरेनर। फॉरेनर का क्या मतलब है?
फॉरेनर का मतलब है आज की डेट में वह व्यक्ति जो इंडिया का नहीं है, इंडिया के बाहर से है। ठीक है, इंडिया के बाहर से यहाँ कोई विजिट करने आता है, हम इसे फॉरेनर कहते हैं। ओके, बट अगर आप मेडिवल पीरियड में जाते हैं तो फॉरेनर का अर्थ होता है दोस्तों, ये मेडिवल पीरियड की मैं बात कर रहा हूँ, एक ऐसा व्यक्ति या वो कोई व्यक्ति जो पर्टिकुलर विलेज है, एग्जाम्पल के तौर पे समझिए एक विलेज है, उस विलेज में कोई स्ट्रेंजर आता है, ऐसा व्यक्ति आता है जिस व्यक्ति को वहाँ के लोग नहीं जानते हैं, तो उसके लिए शब्द फॉरेनर का प्रयोग करते हैं। उस व्यक्ति के लिए जो उनके कल्चर से बिलोंग नहीं करता, जो उनके सोसाइटी का पार्ट नहीं है, ये लोग फॉरेनर इस शब्द का प्रयोग करते हैं। इसी तरीके से दोस्तों हिंदी में इसे परदेसी टर्म्स के रूप में जाना जाता है। ठीक है, फॉरेनर को हिंदी में परदेसी ही कहते हैं ना। ओके, तो देखिए फॉरेनर इस शब्द का अर्थ बदलते हुए हमें दिखाई देता है। आज के डेट में हम फॉरेनर का प्रयोग करते हैं उस व्यक्ति को डिस्क्राइब करने के लिए जो हमारे इंडियन स्टेट से बिलोंग नहीं करता। नेक्स्ट टॉपिक है जिसके बारे में हम बात करेंगे दोस्तों, ये है हिस्टोरियन एंड देयर रिसोर्सेज। अब इतिहासकार, उनके कौन से साधन होते हैं जिसके जरिए ये सब कुछ चीजें हमारे सामने रखने में सक्सेसफुल साबित हुए हैं। तो दोस्तों ये अलग अलग तरह के रिसोर्सेज को यूज करते हैं। historian use different type of resources, right? They use different type of resources. ओके, अब इन रिसोर्सेज के माध्यम से ये जानते हैं दोस्तों उस समय के पर्टिकुलर टाइम पीरियड के वक्त क्या कुछ चीज़ें हुई थी, उस समय का जो जो कुछ भी इनके सामने अवेलेबल रिसोर्स होता, जो अवेलेबल सोर्स होता है, उसके माध्यम से ये चीज़ों को बता पाते हैं। बट आफ्टर डूइंग इन्वेस्टिगेशन एंड इन्वेस्टिगेशन, उस बारे में इन्वेस्टिगेशन करने के बाद। अब देखिए प्रीवियस क्लास में, क्लास 6 में, हमने क्लास 6 के वीडियोस आपने ज़रूर देखे होंगे, नहीं देखे तो देखिए इसे एक बार। वहाँ पर हमने बात की थी गुप्ता डायनेस्टी की, वहाँ पर हमने बात की थी हर्षवर्धन की। ओके, तो दोस्तों इस बुक में पर्टिकुलरली हम बात करने वाले हैं मेडिवल पीरियड के बारे में। तो 700 से लेके 1750 का जो ये जो पीरियड है, 1000 सालों का ये जो समय है, इस पर हमारा पर्टिकुलरली फोकस रहेगा। ठीक है, बट आपको एक बात यहाँ पर देखने को मिलेंगी, क्या कुछ चीज़ें जो सोर्स के रूप में हिस्टोरियन प्रयोग करते हैं ये यहाँ पर बदलती हुई भी दिखाई देती है। ठीक है, बट कुछ चीज़ें कंटिन्यू रहती है, जैसे कि हिस्टोरियन को रिलाय आज भी करना पड़ता है कॉइन्स के लिए, कॉइन्स पर, इंस्क्रिप्शंस पर, पुराने समय के आर्किटेक्चर पर। ठीक है, उस समय के जो टेक्सचुअल रिकॉर्ड है इन पर इंफॉर्मेशन को जानने के लिए। ठीक है, कौन कौन सी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर बता रहे हैं, कॉइन, इंस्क्रिप्शन, आर्किटेक्चर एंड टेक्सचुअल रिकॉर्ड। ये वो चीज़ें हैं दोस्तों जिस पे हिस्टोरियन रिलाई करते हैं और इन चीज़ों के माध्यम से ये पुराने समय के बारे में हमें बताते हैं। बट कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हैं दोस्तों जो इस समय में कंटिन्यू नहीं रह पाती है। ठीक है, जैसे कि टेक्स्ट के वो रिकॉर्ड जो कि जिसमें काफ़ी वैरायटी हमें देखने को मिलती है। ओके, और देखिए दोस्तों, the number and variety of a textual record increased dramatically during this period. They slowly displaced other types of available information. इनका यहाँ पर कहने का अर्थ यह है कि जिस समय में ये टाइम पीरियड जैसे जैसे आगे बढ़ता जाता है, जब हम रिटर्न टेक्सचुअल टेक्स्ट की बात करते हैं, तो इस समय में दोस्तों रिटर्न टेक्स्ट की जो तरीके थे, जो माध्यम थे, और जिस तरीके से चीज़ों को लिख कर रखा जाता था, इसमें काफ़ी बदलाव होते हैं। तो उस समय की काफ़ी सारी चीज़ें हमें नहीं मिलती है, जो चीज़ें हमने, जिन चीज़ों के बारे में हमने क्लास 6 में बात की थी, वैसी चीज़ें हमें 700 से लेकर 1750 तक के पीरियड में एक तरीके से पीछे रहती हुई दिखाई देती है। बिकॉज एक तरह से हम कह सकते हैं कि डेवलपमेंट हो रही थी, लोग सीख रहे थे और नए नए चीज़ें, नए नए चीज़ों का प्रयोग कर रहे थे। ठीक है, जैसे कि पेपर की बात करते हैं। अब दोस्तों इस समय में पेपर ज़्यादा चीपर हो चुका था, इसकी अवेलेबिलिटी ज़्यादा थी, ये वाइडली अवेलेबल था, तो लोगों का इसका यूज़ करना स्वाभाविक था। लोगों ने इसका यूज़ किया लिखने के लिए, इस पे जो होली टेक्स्ट है इसे लिखा। जो दोस्तों इतिहासकार है, या यूँ कहे कि राजा रजवाड़ों के बारे में जो लिखा करते थे, इन लोगों ने अपने रूलर के बारे में लिखा। भक्तों ने, या यूँ कहे कि जो पर्टिकुलर सेंट है, संत है, उनके जो फॉलोवर थे, उन्होंने उनके बारे में लिखा। ठीक है, इस तरीके से जो जुडिशियल रिकॉर्ड हमें देखने को मिलते हैं, पिटिशंस हमें देखने को मिलती है। तो दोस्तों काफ़ी टैक्स दिया जाता था, इसके अकाउंट के बारे में भी रजिस्ट्रेशन हमें देखने को मिलता है कि किसने कितना टैक्स दिया, ऐसी चीज़ों को लिख कर रखा गया। अब ये सब संभव हो सका बिकॉज पेपर एक तो चीपर हो गया था, इसकी अवेलेबिलिटी बढ़ गई थी। ठीक है, तो पेपर का यूज़ ज़्यादा किया जाने लगा। अब दोस्तों देखिए, जो पुरानी मनुस्क्रिप्ट थी, मैनुस्क्रिप्ट थी,
इन्हें कलेक्ट किया गया और जनरली जो वेल्दी पीपल थे, जो रूलर थे, मोनेस्ट्रीज थी, टेम्पल्स थे, इनके द्वारा इन्हें कलेक्ट किया गया और इन्हें लाइब्रेरीज में रखा गया दोस्तों एज अ आर्काइव के रूप में, राइट। अब देखिए जो मनुस्क्रिप्ट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो हमें काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, जिसके माध्यम से हिस्टोरियन हमारे सामने तथ्यों को रख पाते हैं, बट एक तरीके से मैन्युस्क्रिप्ट का यूज़ करना काफ़ी डिफिकल्ट है, राइट, बिकॉज एक तो ये हाथ से लिखा होता है दोस्तों, ये हाथ से लिखा होता है। एक उदाहरण काफ़ी अच्छा इस बुक में दिया गया है। जब आप क्लास को मिस कर जाते हो और आप अपने फ्रेंड की नोटबुक लेकर आते हो और जो कुछ चीज़ें पढ़ाई गई है वो अपने नोटबुक में उसे राइट डाउन करते हो, तो आपको कुछ ऐसा एक्सपीरियंस आया होगा कि आपके फ्रेंड के द्वारा लिखे गए कुछ शब्द आपको समझ में नहीं आते हैं, राइट। उसकी हैंड राइटिंग और आपकी हैंड राइटिंग में आपको फ़र्क देखने को मिलता है। तो दोस्तों जब वो चीज़ें हमें समझ नहीं आती है, उस समय हमारे सामने क्या ऑप्शन अवेलेबल होता है? उस समय हमारे सामने ऑप्शन ये अवेलेबल होता है कि हम खुद अपने दिमाग से सोच सकें कि इसका संभावित क्या अर्थ रहा होगा, ठीक है। तो ऐसे ही चीज़ें उस समय भी हुई है दोस्तों। जिन लोगों ने मनुस्क्रिप्ट को एक तरह से दूसरे डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट करने का काम किया, तो मनुस्क्रिप्ट में भी काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी थी जो इन्हें नहीं समझ में आई, ओके, और इसमें बदलाव हमें देखने को मिलता है, राइट। तो मनुस्क्रिप्ट को कॉपी करना एक तरह से इसी तरीके का टास्क था, ओके। आगे चलते हैं। तो जब हम एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट को कन्वर्ट करते हैं, एक हैंडराइटिंग अर्थात एक नोटबुक को फिर से लिखते हैं दूसरे नोटबुक में, ओके, ये नोटबुक किसी ए व्यक्ति ने लिखा है, ये नोटबुक किसी बी व्यक्ति ने लिखा है, उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ। इनकी हैंडराइटिंग बिल्कुल अलग है, इनकी हैंडराइटिंग बिल्कुल अलग है दोस्तों, और इसी नोटबुक को फिर आगे जाकर कोई सी व्यक्ति लिखेगा और उसे आगे जाकर कोई डी व्यक्ति लिखेगा, मतलब कंटेंट तो वही है, बट इसे समय समय पे लिखा जा रहा है, रिपीट किया जा रहा है। तो जो कंटेंट ए ने लिखा था और जो कंटेंट डी ने लिखा है, इसमें आपको कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके के चेंजेस उस समय मैन्युस्क्रिप्ट के साथ हुए हैं, ठीक है। तो ये एक सीरियस प्रॉब्लम थी दोस्तों। दिस इज अ सीरियस प्रॉब्लम बिकॉज वी रेयरली फाइंड द ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ द ऑथर टुडे। तो इससे क्या होता है, जो ऑथर ए है जिसने पहली बार इसे लिखा, उसके बाद हमने देखा कि इसने एक बी ने इसे लिखा, इसे कन्वर्ट किया, उसके बाद सी व्यक्ति ने इसे कन्वर्ट किया, उसके बाद डी व्यक्ति ने इसे कन्वर्ट किया। कंटेंट तो वही है बट लिखने वाले बदलते जा रहे हैं। तो ए व्यक्ति ने जो चीज़ें लिखी थी दोस्तों, और उसी को जो डी व्यक्ति लिख रहा है, देखिए इसमें कुछ चीज़ें मिस हो जाती है, कुछ चीज़ें बदल जाती है, और शब्द जैसे बदलते हैं तो शब्दों का अर्थ भी बदल जाता है। तो मनुस्क्रिप्ट जो ओरिजिनल ऑथर ने लिखी है वो हमें एक तरीके से नहीं मिल पाई, उसका मीनिंग नहीं मिल पाया। वी आर टोटली डिपेंड अपॉन द कॉपीज मेड लेटर स्क्राइब्स, राइट। एज अ रिजल्ट ऑफ हिस्टोरियन as a result of historian have to read different manuscript version of the same text to guess what author had originally written। अब देखिए हिस्टोरियन ने इस पे क्या ऑप्शन निकाल कर लाया कि सही तरीके से इंफॉर्मेशन हमारे सामने पहुंचनी चाहिए, सही तरीके से तथ्य हमारे सामने आने चाहिए। तो इसके लिए इस तरीके के एरर को किस तरीके से मिनिमाइज किया जा सकता है दोस्तों, उसी समय में अलग अलग लोगों के द्वारा जो मनुस्क्रिप्ट लिखी गई थी उनका एक साथ अध्ययन किया गया, जिससे हम ये समझ सके कि क्या भिन्नता यहाँ पर एग्जिस्ट करती है। उदाहरण के तौर पे अगर आप देखें तो एक काफ़ी अच्छा उदाहरण यहाँ पर दिया गया है जियाउद्दीन बरानी का, ठीक है। ये एक ऑथर थे दोस्तों, ये 14th सेंचुरी में होकर गए हैं, और इन्होंने जो चीज़ें लिखी हैं, ठीक है, ये इन्होंने लिखी थी 13th सेंचुरी में 1354 में, और इसका दूसरा वर्जन भी इन्होंने लिखा था 2 साल के बाद। बट देखिए इनका जो दूसरा वर्जन था द टू डिफर, और ये पहले वाला दूसरे वाले से बिल्कुल अलग था। और देखिए हिस्टोरियन को ये पता ही नहीं था कि इन्होंने इसका दूसरा वर्जन भी लिखा था, जो 1971 में पता चला। बिकॉज देखिए मनुस्क्रिप्ट का भी एक अपना कलेक्शन है, उसकी भी अपनी एक अलग आर्काइव है, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे सामने न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप। देखिए 1000 सालों का अगर हम अध्ययन करें, 700 से लेकर 1700 सालों तक, 1750 सालों का ये जो पीरियड है, इसमें हमें काफ़ी सारे चेंजेस होते हुए दिखाई देते हैं, ठीक है। इसमें जो विकास हुआ है दोस्तों, इसकी स्केल और इसकी वैरायटी भी हमें समझनी होगी, ठीक है। अ डिफरेंट मूवमेंट इन दिस पीरियड, न्यू टेक्नोलॉजी मेड देयर अपीयरेंस। एक खास बात इस पीरियड की ये थी कि इस पीरियड में एक नई टेक्नोलॉजी, नया तंत्रज्ञान आया। और नए तंत्रज्ञान आने से दोस्तों, फॉर एग्जांपल के तौर पे आप देखिए कि देखिए व्हील आ गया इरिगेशन में, स्पिनिंग व्हील आ गया वीविंग में, ठीक है, बुनने के लिए व्हील का प्रयोग किया जाने लगा, ओके। तो इस तरीके की टेक्नोलॉजी जब लोगों के पास आ गई तो लोगों ने उसका उपयोग किया और इससे चीज़ें बदलती गई, ठीक है। जैसे कि नए फूड आए, नए बेजर्स आए सब कॉन्टिनेंट से,
पोटैटो बाहर से आया है, कॉर्न बाहर से आया है, चिली बाहर से आई है, टी हो गया, कॉफ़ी हो गया, ठीक है। जब लोग एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे, अपने साथ वो अपनी चीज़ें लेकर जा रहे थे, जब वहाँ से रिटर्न वापस आ रहे थे तो वहाँ की चीज़ें जो यहाँ पर नहीं है वो लेकर आ रहे थे। इस तरीके से दोस्तों लोगों को नई नई चीज़ों के बारे में पता चल रहा था। रिमेंबर दैट ऑल दिस इनोवेशन, न्यू टेक्नोलॉजी एंड क्रॉप come along with people who brought other idea with them as well। एक बात हमें याद रखनी है कि जिन लोगों के साथ ये पोटैटो मतलब ये नए क्रॉप आए, नए टेक्नोलॉजी आई, उन लोगों के साथ एक तरीके का उनका जो आइडिया है ये भी आया, ठीक है। एज अ रिजल्ट दिस वाज अ पीरियड ऑफ इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल एंड कल्चरल चेंजेस। तो एक तरीके से देखा जाए दोस्तों तो ये वो समय है 700 से लेके 1750 साल पीरियड के अगर समय को हम देखें तो ये वो समय है जिस समय में हमें मेडिवल पीरियड, ये वो समय है जिस समय में हमें इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल एंड कल्चरल चेंजेस देखने को मिलते हैं, राइट। बिकॉज इकोनॉमी चेंज हुई। अब देखिए नए क्रॉप यहाँ पर आने लगे तो पुराने क्रॉप को इन्होंने रिप्लेस किया होगा, ठीक है। पॉलिटिकल चेंजेस आते हैं, सोशल चेंजेस आते हैं, कल्चरल चेंजेस आते हैं। बिकॉज जो दूसरे लोग यहाँ पर आए थे ये अपना अपना कल्चर भी हमारे साथ लेकर आए थे, हमारे लिए लेकर आए थे, मतलब हमारे लिए तो नहीं लेकर आए थे बट उनके खुद के लिए लेकर आए थे। बट दोस्तों कल्चर का कल्चर पे प्रभाव तो पड़ने वाला होता ही है। एक तरीके से दोस्तों ग्रेट मोबिलिटी इस समय में हमें देखने को मिलती है। लोगों का मूवमेंट एक जगह से दूसरी जगह पर होते हुए दिखाई देता है, ठीक है। लोग ट्रैवल करते हैं, डिस्टेंस, ज़्यादा डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस तक जाते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ को सर्च करते हैं, ठीक है। उस समय भी अपॉर्चुनिटीज़ के लिए दोस्तों लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाना होता था। अब देखिए सब कॉन्टिनेंट में इमिनेंस वेल्थ थी, एक तरीके से वेल्दी सब कॉन्टिनेंट था, राइट। सेल्फ सफिशिएंसी थी यहाँ पर अगर हम देखा जाए तो, एंड द पॉसिबिलिटी फॉर पीपल टू कार्व अ फॉर्च्यून। और लोगों के पास दोस्तों एक तरीके से एक ऑप्शन भी था कि आप यहाँ पर आइए और अपना भविष्य बनाइए। वन ग्रुप ऑफ पीपल हु बिकेम इम्पोर्टेंट इन दिस पीरियड वेयर द राजपूत। और ये वो समय था दोस्तों जिस समय पीरियड में, जिस टाइम पीरियड में लोगों का एक समूह, एक ग्रुप जो पॉपुलर हुआ, जो अपने आप में एक इम्पोर्टेंट भी रहा, ठीक है। यहाँ के इतिहास के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें ये था राजपूत। ये राजपूत शब्द डिराइव हुआ है राजपुत्र इस शब्द से। राजपुत्र इस शब्द का अर्थ होता है द सन ऑफ रूलर, ठीक है, राजा का पुत्र, राजपुत्र, राइट। तो 8 और 14th सेंचुरी का जो ये जो समय है दोस्तों, ठीक है, 8 और 14th सेंचुरी का ये जो समय है यहाँ पर हमें युद्ध भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। जो क्षत्रिय कास्ट का स्टेटस, इसके बारे में भी चीज़ें बदलती हुई दिखाई देती है। बिटवीन द 18th एंड 14th सेंचुरी द टर्म वाज अप्लाइड मोर जनरली टू अ बॉडी ऑफ वॉरियर हु क्लेम्ड क्षत्रिय कास्ट स्टेटस, राइट। द टर्म इंक्लूड नॉट जस्ट रूलर एंड chieftain but also soldier commander who served in the armies of different monarch ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट। तो देखिए ये इस टर्म का जब उपयोग किया जाने लगा, ठीक है, क्षत्रिय इस टर्म का उपयोग किया जाने लगा एज अ कास्ट स्टेटस, तो ये टर्म सिर्फ रूलर के लिए ही नहीं थी या उससे संबंधित लोगों के लिए ही नहीं थी। इसमें सोल्जर भी आ गए, इसमें कमांडर भी आ गए, इसमें आर्मी में बिलोंग करने वाले लोग भी आ गए। तो ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट इस टर्म का फैलाव होते हुए हमें दिखाई देता है। A calvaric code of conduct, extreme valor, and a great sense of loyalty were the qualities attributed to the Rajput by the poet and bards। देखिए दोस्तों राजपूत इस शब्द का उदय किस तरह से होता है, इसे कैसे डिराइव किया गया। राजपूत का अर्थ होता है, जैसे कि प्रीवियस स्लाइड में हमने देखा, राजपुत्र, राजपुत्र इस शब्द से राजपूत आया, एंड राजपुत्र का अर्थ होता है दोस्तों सन ऑफ रूलर। तो इनके बारे में इनकी जो प्रशंसा की जाती है, राजपूत का जो एक स्वाभिमान है, ठीक है, उनकी जो अपनी एक अलग हिस्ट्री है, राइट, इसके बारे में प्रशंसा उनके जो उस समय के पोएट होकर गए हैं, उस समय के जो लिखने वाले लोग थे दोस्तों, इन्होंने की है, ठीक है। अदर ग्रुप ऑफ पीपल सच एज मराठा, सिख, जाट, अहोम एंड कथा कायथास, a caste scribe and scriptor also use the opportunities of the age becoming politically important। और दोस्तों इसके अलावा मराठा, सिख, जाट, अहोम, ठीक है, इन लोगों का भी पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस इस पीरियड में बढ़ता गया। इस पीरियड में हमें देखने को मिलता है दोस्तों एक तरीके से एग्रीकल्चर
को इंक्रीज किया गया, एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ, फॉरेस्ट को क्लियर किया गया, ज़्यादा से ज़्यादा लैंड एग्रीकल्चर के अंडर लाया गया। ठीक है, ये जो चेंजेस हो रहे थे तो एक तरीके से लोग एक जगह से दूसरी जगह जो लोग माइग्रेट कर रहे थे, ठीक है, तो इन चेंजेस ने लोगों को माइग्रेट करने के लिए भी फोर्स किया। अदर स्टार्टेड टिलिंग द लैंड एंड बिकम पेजेंट। और दोस्तों लैंड को टिल किया जाने लगा, उस लैंड को जिस लैंड पर अब तक फार्मिंग नहीं की गई थी, और लोग पेजेंट बनते गए। ठीक है, the peasant group gradually began to be influenced by the regional market, chieftain, priests, monasteries and temple। दोस्तों ये जो ग्रुप था, जो पेजेंट्स का ग्रुप था, ये ग्रुप एक तरीके से इन्फ्लुएंस्ड होते हुए हमें दिखाई देता है रीजनल मार्केट से, प्राइड से, मोनास्ट्री से और टेम्पल से। ठीक है, दे बिकेम पार्ट ऑफ लार्ज कॉम्प्लेक्स सोसाइटी एंड वेर रिक्वायर्ड टू पे टैक्सेस एंड ऑफर गुड एंड सर्विसेज टू द लोकल लॉर्ड। एज अ रिजल्ट सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक एंड सोशल डिफरेंसेस इमर्ज अमंग द पेजेंट। तो इसका रिजल्ट हमें ये देखने को मिला कि एक तरीके से सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक और सोशल डिफरेंसेस निकल कर आता हुआ हमें दिखाई देता है पेजेंट्स के बीच में। राइट, आगे चलते हैं दोस्तों। सम possessed more productive land, other also kept cattle and some combine artisanal work with the agricultural activity during the lean season। तो देखिए ये जो पेजेंट का एक ग्रुप बन के उभर कर सामने आया, कुछ इसमें ऐसे लोग थे जिनके पास ज़्यादा लैंड था, प्रोडक्टिव लैंड था, अच्छा लैंड था। कुछ लोग ये भी थे जिनके पास लैंड भी था दोस्तों, मतलब ज़मीन भी थी और उनके पास कैटल भी थे। कुछ लोग वो भी थे क्या, जिनके पास ज़मीन भी थी बट उसके अलावा ये दूसरे भी काम करते थे, उन उन चीज़ों को बनाते थे, उन टूल्स को बनाते थे जिन टूल का उपयोग एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में होता था। और पर्टिकुलरली उस सीज़न में दोस्तों जब सीज़न ऑफ होता है कृषि का, खेती का, तो एक तरह से इनकी एक सोसाइटी बनती हुई हमें दिखाई देती है। ओके, एज अ सोसाइटी became more differentiated, people were grouped into jatis or subcaste and rank on the basis of their background and their occupation। तो देखिए इस तरीके से क्या हुआ, आगे चलकर आगे हमें क्या होते हुए दिखाई देता है कि लोगों में एक तरीके से लोग बढ़ते गए, कास्ट सब कास्ट, उनके रैंक बनती गई। ठीक है, और ये डिपेंड करने लगा दोस्तों, ये डिपेंड था वो किस बैकग्राउंड से आते हैं, उनका किस तरीके से ऑक्यूपेशन होता है, इन सब चीज़ों पे। रैंक वेयर नॉट फिक्स्ड परमानेंटली, बट ये रैंक जो थी ये परमानेंटली फिक्स नहीं थी। आपको ये रैंक दे दी गई सोसाइटी के द्वारा तो आप इसी रैंक की में रहोगे। ठीक है, एक तरीके से लोगों के पास दोस्तों ऑप्शन थे कि वो अपना विकास कर सकते हैं और एक रैंक से दूसरे रैंक तक जा सकते हैं। ठीक है, ये रैंक परमानेंटली फिक्स्ड नहीं हुआ करती थी। जैसे कि आज अगर कोई किसी पर्टिकुलर कास्ट से होता है और उसे जो स्टेटस दिया गया है तो ये इसका फिक्स स्टेटस है, फिर उसने कितना भी विकास कर लिया, उसने अपनी कितनी भी डेवलपमेंट कर ली तो वो उसी स्टेटस से जाना जाएगा। ठीक है, उस समय ऐसा नहीं होता था। रैंक वेयर नॉट फिक्स्ड परमानेंटली एंड द वेराइड अकॉर्डिंगली टू द पावर। तो ये पावर पे डिपेंड करता था दोस्तों, आज आपके पास पावर इतनी है तो आपके रैंक इतनी होंगी। इन्फ्लुएंस एंड रिसोर्सेज कंट्रोल बाय मेंबर ऑफ द जाति। ठीक है, इसके अलावा जो रिसोर्सेज उन लोगों के हद तक है, उनके कंट्रोल में है, ये भी चीज़ों को इन्फ्लुएंस करने में इन्फ्लुएंस करने में अपना रोल प्ले करते थे। द स्टेटस ऑफ द सेम जाति कुड वेराई फ्रॉम एरिया टू एरिया। तो देखिए दोस्तों जो जाति का स्टेटस था ये अलग अलग देखने को मिलता है, एक एरिया में ये है तो दूसरे एरिया में ये है, सेम ग्रुप बिलोंग करता है बट इसमें भी हमें भिन्नता देखने को यहाँ पर मिलती है। तो जातीज ने आगे चलकर अपने रूल्स बना लिए, ये अपने आप को खुद रेगुलेट करने लगे, अपने जो मेंबर्स थे इनके लिए एक तरीके का कोड ऑफ कंडक्ट बना लिया। ठीक है, कि ये इन रूल रेगुलेशन को फॉलो करेंगे, नहीं करेंगे तो ऐसा होगा, करेंगे तो कैसा होगा। राइट, ये इन रेगुलेशन के माध्यम से दोस्तों चीज़ें आगे बढ़ने लगी। जाति की अपनी पंचायत आगे निकल कर आती है, जिसके एल्डर मेंबर होते हैं, उनकी अपनी असेंबली होती है। ओके, और ये जाति जो होती है दोस्तों इन्हें अपने रूल रेगुलेशन को फॉलो करना आवश्यक बनता था। ओके, तो इस तरीके से हमें जो नए ग्रुप निकल कर सामने आते हुए दिखाई देते हैं, इनका इस तरह से विकास हुआ, ये हमें मतलब इनका इस तरह से विकास हुआ ये हमें पता चलता है। अब हम बात करते हैं रीजन और अंपायर के बारे में। लार्ज स्टेट लाइक दोस ऑफ चोलास, तुगलक, मुगल इनकम्पास्ड मेनी रीजन्स। ये जो बड़े रूलर थे, बड़े स्टेट्स थे, चोला, तुगलक, मुगल, ठीक है, ये बड़े एरिया को कवर करते थे और इनके बारे में इंफॉर्मेशन इस एनसीईआरटी की बुक में हम आगे देखने वाले हैं। ठीक है, एक संस्कृत प्रशस्ति मिली है दोस्तों जो कि दिल्ली सल्तनत का जो एक रूलर था बलबन, गयासुद्दीन बलबन, जो कि 1266 से लेके मीन्स 1260
66 से लेकर 87 तक था। ठीक है, इसके बारे में बताया गया है इसमें। तो देखिए दोस्तों, इसका जो एम्पायर था ये काफ़ी फैला हुआ था। ये बता रहे हैं कि ये बंगाल से लेकर अफगानिस्तान तक था। ठीक है, वेस्ट में इसमें जो मतलब यहाँ पर एरिया बताया जा रहा है कि बंगाल से लेकर ये अफगानिस्तान तक था। इसके अलावा अगर दूसरा एरिया हम देखें तो ईस्ट से लेकर वेस्ट तक कहाँ तक फैला हुआ था, ये हमें देखने को मिलता है। तो एक तरह से बड़ा एरिया ये अपने अंडर मतलब अपने अंडर कंट्रोल में बलबन ने रखा हुआ था। तो एक बड़ा किंग उस समय ये हुआ होगा, ये दिल्ली सल्तनत के अंदर आता है। पीपल ऑफ द डिफरेंट रीजन जैसे कि गोड़ा, आंध्रा, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजराती अपेरेंटली फेड बिफोर हिज आर्मीज। और दोस्तों इसके आर्मी में इन डिफरेंट डिफरेंट जगह से लोग काम किया करते थे। हिस्टोरियन रिगार्ड दिस एज एग्रीगेटेड क्लेम ऑफ कॉन्क्वेस्ट। तो हिस्टोरियन इसे एक तरीके से एक्स एग्रीगेटेड कॉन्क्वेस्ट के रूप में देखते हैं, राइट, कि एक राजा ने दूसरी जगह पे रूल किया, दूसरे लोगों पे रूल किया। अब हम 700 तक आ चुके हैं दोस्तों। अगर हम 700 की बात करें तो मेनी रीजन पहले से ही एक तरीके से अपने अलग जियोग्राफिकल डायमेंशन को लेकर चढ़ रहे थे, जिनकी अलग लैंग्वेज थी, जिनका अलग कल्चर था। ओके, और ये दोस्तों स्पेसिफिक डायनेस्टी से एसोसिएटेड थे। ठीक है, ये लोग एक स्पेसिफिक डायनेस्टी से एसोसिएट थे। ठीक है, डायनेस्टी का आपको अर्थ पता होगा। डायनेस्टी अर्थात एक ही वंश का, एक ही घर का या एक ही कुटुंब का एक व्यक्ति एक के बाद एक कोई एक रूलिंग पावर को एक्वायर करता है, या यूं कहे कि रूल करने का काम करता है, तो एक डायनेस्टी बन जाती है। ठीक है, वंशवाद आपने सुना होगा, राजनीति में इसका इस शब्द का काफी प्रयोग किया जाता है। देयर वॉज अ कंसिडरेबल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन दीज स्टेट। और ये जो स्टेट थे दोस्तों, जिनका अपना अलग जियोग्राफिकल एरिया था, जिनका अपनी अलग लैंग्वेज थी, अलग कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक थे, जो कि डायनेस्टी से एसोसिएटेड थे, इनके बीच में लड़ाइयाँ हुआ करती थी, इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ करते थे। इसमें हम बात करें, अगर इसमें हम देखें तो चोला, खिलजी, तुगलक, मुगल वेर एबल टू बिल्ड एन एम्पायर दैट वाज पैन रीजनल स्पानिंग डाइवर्स रीजन। इसके अलावा कुछ डायनेस्टीज ऐसी होकर गई है जिनका एम्पायर इतना बड़ा था दोस्तों कि एक तरीके के पैन रीजनल ये था, काफी ज्यादा फैल गया था और डाइवर्स रीजन को ही अपने अंडर कंट्रोल में लेकर चल रहा था। नॉट ऑल दिस एम्पायर वेयर इक्वली स्टेबल आर सक्सेसफुल। और देखिए ये सभी के सभी एम्पायर जैसे कि चोला, खलजी, तुगलक और मुगल, ये एक तरीके से इक्वली स्टेबल या सक्सेसफुल नहीं थे। ठीक है, इनकी सक्सेस हमें कम ज़्यादा देखने को मिलती है। जब मुगल एम्पायर डिक्लाइन हो गया, 18th सेंचुरी की ये बात है दोस्तों, तो रीजनल स्टेट इमर्ज होकर आते हैं। ठीक है, बट years of imperial pan-regional rule had altered the character of the region. Across most of the subcontinent, the region were left with the legacies of the big and small state ruled over them. This was apparent in the emergence of many distinct and shared traditions in the realm of governance, the management of the economy, allied culture, and language. थ्रू द थाउजेंड्स ईयर बिटवीन 700 से लेके 1750 तक का ये जो समय पीरियड है, कैरेक्टर ऑफ द डिफरेंट रीजन डिड नॉट ग्रो इन आइसोलेशन। They felt the impact of large pan-regional forces of integration without over quite losing their distinctiveness. Right? तो देखिए दोस्तों, इस तरीके की चीज़ें हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। हमने इस स्लाइड में देखा कि मुगल एम्पायर का डिसइंटीग्रेशन हुआ। डिसइंटीग्रेशन इस शब्द के जगह इसे डिक्लाइन इस शब्द का प्रयोग करेंगे, जो कि 18th सेंचुरी में हुआ था। उसके बाद रीजनल स्टेट इमर्ज होकर आती है। ठीक है, बट इसके अलावा अगर हम देखें, जो इम्पेरियल पैन रीजनल रूल थे दोस्तों, अल्टर द कैरेक्टर ऑफ द रीजन, इन्होंने उस पर्टिकुलर रीजन के कैरेक्टर को बदलने में भी एक अपनी भूमिका निभाई। ठीक है, जिस रीजन पे ये रूल करते थे उस रीजन के कैरेक्टर को चेंज करने में, कैरेक्टरिस्टिक को चेंज करने में भी इनकी भूमिका थी। अक्रॉस मोस्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट द रीजन वेयर लेफ्ट विद लेगेसीज ऑफ द बिग एंड स्मॉल स्टेट दैट रूल्ड ओवर देम। ठीक है, ये लोग तो चले गए पर इनके लेगेसीज रह गई, जिस रीजन पे ये लोग रूल कर गए हैं। फिर वो रीजन छोटा हो सकता है, वो रीजन बड़ा हो सकता है। दिस वॉज अपियरेंट इन द एमरजेंस ऑफ मेनी डिस्टिंक्ट्स एंड शेयर ट्रेडिशन। तो इससे दोस्तों इसका प्रभाव, इनके रूल का प्रभाव इनके ट्रेडिशंस पे भी हमें देखने को मिलता है। जैसे कि किस तरीके से गवर्नेंस किया जाएगा, किस तरीके से इकोनॉमी को मैनेज किया जाएगा,
किस तरीके से कल्चर होगा, किस तरीके की लैंग्वेज होंगी, ठीक है। तो ये जो 1000 सालों का समय है, 700 से लेके 1750 के बीच में, तो एक तरीके से दोस्तों इसका डिफरेंट रीजन पर हमें प्रभाव देखने को मिलता है। यहाँ पर ग्रोथ आइसोलेशन में नहीं हुई थी। आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं ओल्ड एंड न्यू रिलीजन्स की। तो देखिए तकरीबन 1000 सालों के समय की हम बात कर रहे हैं। इसमें हमें जो मेजर डेवलपमेंट होती हुई दिखाई देती है रिलीजियस इश्यूज से संबंधित, इसकी भी यहाँ पर बात करेंगे। लोगों का जो विश्वास था दोस्तों, पीपल्स बिलीफ इन द डिवाइन वॉज समटाइम डीपली पर्सनल बट मोर यूजुअली इट वॉज कलेक्टिव। लोगों का जो विश्वास था ये पर्सनल तो था बट ये कलेक्टिव भी था उस समय। Collective belief in a supernatural agency religion was often closely connected with the social and economic organization of local communities। और ये जो सुपर नेचुरल एजेंसी में इनका बिलीव था दोस्तों, एक तरीके से ये इन्हें कनेक्ट करता था, और सोशली और इकोनॉमिक जो इनकी ऑर्गेनाइजेशन थी लोकल कम्युनिटीज की, इस पर भी इसका प्रभाव था। एज द सोशल वर्ड ऑफ दिस ग्रुप अल्टर्ड, so to as the social word of this group altered so too did their belief, right। तो इसके वजह से एक तरीके से इनका जो बिलीफ था इस पर भी इसका प्रभाव हमें देखने को मिलता है। it was during this period that the important changes occurred in what we called Hinduism today। तो यही वो समय पीरियड था दोस्तों जब हमें ऐसे बदलाव होते हुए दिखाई देते हैं, ठीक है, जो जिसका प्रभाव हमें हिंदुइज्म पे देखने को मिलता है। दिस इंक्लूडेड द वर्शिप ऑफ न्यू डाइटीज। इस समय में न्यू डाइटीज की वर्शिप की जाने लगी। इस समय में टेम्पल्स को कंस्ट्रक्ट किया जाने लगा, ठीक है। यहाँ पर ब्राह्मण, क्राइस्ट, इनका वर्चस्व बढ़ता गया सोसाइटी में, मतलब इनकी वैल्यू सोसाइटी में इंक्रीज होती गई, इनका सम्मान बढ़ता गया। और इनकी जो संस्कृत की नॉलेज थी दोस्तों, इसे समझने की और इसे समझाने की, इस वजह से सोसाइटी इन्हें एक तरह से रिस्पेक्ट करने लगी, बिकॉज रिलीजियस टेक्स्ट संस्कृत लैंग्वेज में ही अवेलेबल था जो एक कॉमन व्यक्ति नहीं पढ़ पाता था। Their dominant position was consolidated by the support of their patron, new ruler searching for prestige। और देखिए दोस्तों इसमें कुछ हद तक हमें उन लोगों की भी भूमिका देखने को मिलती है जिन लोगों ने उस समय रूल किया था, उस रिस्पेक्टिव टाइम पीरियड पे ये लोग होकर गए थे। एक बड़ी डेवलपमेंट इस समय आती है दोस्तों, आइडिया आता है भक्ति का, ठीक है। रिलीजियस डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर नए रिलीजन और नए आइडियाज़ की बात कर रहे हैं, तो भक्ति का आइडिया भी इसी पीरियड में आते हुए हमें दिखाई देता है। एक तरीके का ये अलग विचार था दोस्तों, जहाँ पर पर्सनल डाइटी, एक तरीके से भक्त भगवान की पूजा करता है, ठीक है, अपने रिचुअल्स को फॉलो कर, मतलब इसमें ज़्यादा रिचुअल्स नहीं होते, ज़्यादा एक तरीके से कॉम्प्लेक्स ये चीज़ नहीं होती। यहाँ पर भगवान होता है और भक्त होता है और उनके बीच में डायरेक्ट रिलेशन होता है, ठीक है। Merchant and migrant first brought the teaching of the Holy Quran to India in the 7th century सॉरी। देखिए दोस्तों, मर्चेंट और जो माइग्रेंट यहाँ पर आए थे, इन्होंने 7वीं सेंचुरी में यहाँ पर ये अपने साथ कुरान लेकर आए, और इसके द्वारा जो मैसेज दिया गया है, ये मैसेज भी यहाँ पर आया। मुस्लिम लोग दोस्तों, मुस्लिम का ये एक होली बुक है, ठीक है, धार्मिक ग्रंथ है। और ये मुस्लिम जो सोवेरनिटी होती है, मतलब एक ईश्वरवाद, एक ईश्वर में यकीन करते हैं, बिलीव करते हैं। ईश्वर को अल्लाह कहा जाता है, ठीक है, जो कि एक तरीके से दयावान है, जो कि एक तरीके से मर्सी, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर बताई जा सकती है, जैसे कि लव, मर्सी, ब्यूटी, एम्बेरेस ऑल द हु बिलीव इन हिम विदाउट रिगार्ड टू सोशल बैकग्राउंड। यहाँ पर एक बात इंपॉर्टेंट ये है दोस्तों कि जब हम इस्लाम की बात करते हैं तो देखिए किसी भी तरीके के सोशल बैकग्राउंड का यहाँ पर महत्व नहीं है। आपके सोशल बैकग्राउंड से आते हो, ये सब चीज़ें यहाँ पे मैटर नहीं करती। यहाँ पर एक तरह से इक्वालिटी को रिप्रेजेंट करने का ये काम करता है, और इसी के बेस पे ये यूँ कहे कि इसे ही आगे रखते हुए विश्व में बहुत से लोगों ने इस्लाम को कबूल किया, जैसे कि माइक टाइसन हो गए, राइट। आगे चलते हैं। Many rulers were patron of Islam and ulama, learned theologians and jurists। उलमा दोस्तों एक तरीके से थियोलॉजियंस थे और जूरिस्ट थे, मतलब इन्हें अच्छी तरीके से कुरान का ज्ञान था, इन्हें अच्छी तरीके से इस्लाम का पता था, और जो रूलर थे, इन रूलर ने भी इन्हें सपोर्ट किया। लाइक हिंदुइज्म, इस्लाम वॉज इंटरप्रेटेड इन वेराइटी ऑफ वे बाई इट्स फॉलोअर। और दोस्तों हिंदुइज्म की तरह ही इस्लाम की भी व्याख्या इस्लाम को फॉलो करने वाले लोगों ने अलग अलग तरह से की है। देयर वेयर द शिया मुस्लिम्स हु बिलीव्ड इन द प्रोफेट सन इन लॉ अली वाज द लेजिटिमेट लीडर ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी, एंड
and the Sunni Muslims who accepted the authority of the early leader Khalifas of the community and succeeding Khalifas। देखिए दोस्तों, आपने शिया सुन्नी के बारे में तो सुना होगा, ठीक है, इस बारे में यहाँ पर ज़्यादा बात नहीं करते हैं, ठीक है। शिया मुस्लिम ये बिलीव करते हैं दोस्तों, यकीन करते हैं कि प्रोफेट मोहम्मद के बाद जो उनके सन इन लॉ थे अली, ठीक है, इन्हें ये लेजिटिमेट लीडर मानते हैं मुस्लिम कम्युनिटी का, ठीक है। उसके अलावा जो मतलब उसके अगेंस्ट जो सुन्नी मुस्लिम है, ये दोस्तों जो अर्ली खलीफास हुए हैं उनके लीडरशिप को एक्सेप्ट करते हैं। देयर वेर अदर इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस बिटवीन द वेरियस स्कूल्स ऑफ लॉ, हनफी, शफी, मेनली इन इंडिया। तो इसके अलावा देखिए दोस्तों, हनफी, शफी ये जो स्कूल है इस्लाम मतलब जिन्होंने इंटरप्रेट किया है इस्लाम को, ये भी हमें देखने को मिलते हैं इंडिया में, एंड इन द थियोलॉजी एंड मिस्टिक ट्रेडिशंस। ओके, आगे चलते हैं। थिंकिंग अबाउट टाइम एंड हिस्टोरिकल पीरियड। अब हम यहाँ पर बात करेंगे समय और हिस्टोरिकल पीरियड के बारे में। जो हिस्टोरियन होते हैं दोस्तों, ठीक है, हिस्टोरियन डू नॉट सी टाइम जस्ट एज अ पासिंग ऑफ आवर, डे, ईयर, एज अ क्लॉक और कैलेंडर। हिस्टोरियन समय को कभी भी इस तरह से नहीं देखते जिस तरह से एक कॉमन व्यक्ति देख सकता है। क्या एक घंटा चला गया, एक दिन चला गया, एक साल चला गया, एक कैलेंडर बदल गया, ठीक है, इस तरीके से हिस्टोरियन समय को नहीं देखते, ठीक है। टाइम दोस्तों यहाँ पर चीज़ों को रिफ्लेक्ट करता है, टाइम रिफ्लेक्ट करता है चेंजेस को, चेंजेस जो सोशल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस में हुए हैं, जो उस समय के तरीकों में और आज के तरीकों में हुए हैं, जो परसिस्टेंस और ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है आइडियाज़ और बिलीफ का, इन सब चीज़ों को भी, इन सब चेंजेस को भी हिस्टोरियन देखते हैं। द स्टडी ऑफ टाइम इज मेड सम वेट ईजियर बाय डिवाइडिंग द पास्ट इनटू 3 सेगमेंट। और देखिए दोस्तों, इस समय के टाइम को ईजी तरीके से समझने के लिए इसे 3 अलग अलग तरह में डिवाइड किया गया है, ठीक है। दैट possessed शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक, और इसके एक तरह से शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक भी है। इन द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी, ब्रिटिश हिस्टोरियन डिवाइड द हिस्ट्री ऑफ इंडिया इनटू 3 पार्ट। और 19th सेंचुरी की ये बात है जब ब्रिटिश हिस्टोरियन ने भारत में जो भारतीय जो इतिहास है इसे 3 अलग अलग पीरियड में डिवाइड किया है, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। दिस डिवीजन वाज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट द रिलीजन ऑफ रूलर वाज द ओनली इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल चेंज, ठीक है। यहाँ पर इन हिस्टोरियन ने, और देखिए दोस्तों, एक तरीके से ये डिवीजन किया गया है, इसके पीछे एक आइडिया है, ये डिपेंड करता है। इस तरीके का डिवीजन इन लोगों ने इसलिए किया था कि इनका मानना है जब रूलर चेंज होता है और रूलर का जो रिलीजन होता है दोस्तों, इसका सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट होता है, जो डेवलपमेंट हमें देखने को मिलती है इकोनॉमी, सोसाइटी और कल्चर की। इकोनॉमिकल चेंजेस, सोसाइटी में होने वाले बदलाव और कल्चर में होने वाले बदलाव, इन पे हमें मेनली प्रभाव देखने को मिलता है उस व्यक्ति का जो व्यक्ति उस पर्टिकुलर रीजन पे रूल कर रहा है। इसीलिए इन्होंने इस इंडियन हिस्ट्री को इन 3 पीरियड में डिवाइड किया है। पहले ये बात करते हैं हिंदू टाइम पीरियड की, जब हिंदू रूलर यहाँ पर थे, उसके बाद मुस्लिम और उसके बाद ब्रिटिश, ठीक है। सच डिवीजन ऑल्सो इग्नोर्ड द रिच डाइवर्सिटी ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, बट इस डिवीजन ने दोस्तों इस सब कॉन्टिनेंट की जो रिच डाइवर्सिटी है, ठीक है, जो यहाँ पर विविधता हमें देखने को मिलती है, एक तरीके से रिच डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, इसे इग्नोर ही किया है। कुछ हिस्टोरियन दोस्तों एक तरीके से पेरोडाइजेशन को फॉलो करते हैं। मोस्ट लुक टू इकोनॉमिक एंड सोशल फैक्टर टू कैरेक्टराइज द मेजर एलिमेंट ऑफ डिफरेंट मूवमेंट ऑफ द पास्ट। देखिए, जो इकोनॉमिक और सोशल फैक्टर हैं, ठीक है, जो इकोनॉमिक और सोशल फैक्टर है, इन पर कुछ लोग ज़्यादा फोकस करके चलते हैं। The histories you read last year include a wide range of early society। क्लास 6 में हमने जो हिस्ट्री देखी है, ये हिस्ट्री एक तरीके से अर्ली सोसाइटीज़ के बारे में है, ठीक है। यहाँ पर अर्ली सोसाइटीज़ के बारे में बात की गई है, जहाँ पर आपको हंटरर और गैदरर के बारे में बातें देखने को मिलती हैं। शुरुआती समय में किसान कैसे हुआ करते थे, शुरुआती समय में लोग किस तरह से जीवन जिया करते थे, कैसे शहर थे, कैसे गांव थे, अर्ली एम्पायर कैसे थे, अर्ली किंगडम्स कैसे थे, कौन राजा थे, किसके बाद कौन राजा आया, ठीक है, किस डायनेस्टी का कौन सा रूलर ज़्यादा पावरफुल था, आई मीन ज़्यादा फेमस था। ये सब चीज़ें हमें क्लास 6 में देखने को मिलती है। तो अर्ली लाइफ के बारे में क्लास 6 बात करता है। पर दोस्तों, ये जो बुक है पर्टिकुलरली क्लास 7 की, ये मेडिवल पीरियड पे अपनी बात हमारे सामने रखती है, ठीक है। तो एक तरीके से इस बुक में हमें
काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलती है पेजेंट के बारे में, सोसाइटीज़ के बारे में, रीजनल और इम्पेरियल स्टेट फॉर्मेशन के बारे में, ठीक है। सम टाइम एट द कोस्ट ऑफ pastoral and forest people, the development of Hinduism and Islam as a major religion, and the arrival of European trading companies, ये सब चीज़ें हम इसमें देखेंगे। ओके, ये जो 1000 साल है दोस्तों, इन 1000 सालों में भारतीय इतिहास ने जो देखा है तो इसने कंसिडरेबल चेंज देखा है, ठीक है। आफ्टर ऑल 16th सेंचुरी से लेकर 16th सेंचुरी और 18th सेंचुरी में हमें काफ़ी डिफरेंट देखने को मिलता है, ठीक है। और 8th सेंचुरी से 11th सेंचुरी में हमें बदलाव देखने को मिलता है। 16वीं सदी से 18वीं सदी तक अगर हम जाते हैं तो चीज़ें बदलती हैं, सेम नहीं रहती। और 8 ईयर्स मतलब हम 8th सेंचुरी और 11th सेंचुरी के बीच में अगर हम चीज़ों को देखते हैं तो चीज़ें सेम नहीं रहती, बदलती है, राइट। तो एक तरीके से इस पीरियड को किस तरह से डिस्क्राइब किया जाए, ठीक है, एक हिस्टोरिकल यूनिट के रूप में इसे डिस्क्राइब किया जाए। Therefore, describing the entire period as a one historical unit is not without its problem. Moreover, the medieval period is often contrasted with the modern period. तो एक तरीके से medieval period modern periods के सामने हमें आते हुए दिखाई देता है। Modernity carries with its sense of material progress and intellectual advancement. मॉडर्निटी बात करती है दोस्तों सेंस ऑफ मटेरियल प्रोग्रेस की, इंटेलेक्चुअल एडवांसमेंट की। दिस सीम्स टू सजेस्ट दैट द medieval period was lacking in any change whatsoever, right? But of course we know this was not the case. During this thousandth year, the society of the subcontinent were transferred often, and economies in several regions reached a level of prosperity that attracted the interest of European trading companies. ये 1000 सालों के समय, इन 1000 सालों में जो बदलाव यहाँ के समाज में आए, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आए, जिसने चीज़ों को बदलने में अपनी भूमिका निभाई, यहाँ की इकोनॉमी चेंज होती है, इकोनॉमी प्रोस्पेरिटी बढ़ती है दोस्तों। और इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी बढ़ने की वजह से जो यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज थी ये इस और अट्रैक्ट होती है, इनका इंटरेस्ट बढ़ता है इस रीजन में, ठीक है। एज यू रीड दिस बुक, look out the sign of changes and historical progress at work. Also, whenever you can try and compare what you read in this book with last year book, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैंने बुक में से किसी भी शब्द को नहीं छोड़ने की कोशिश की है, ठीक है। जैसे सारा के सारी चीज़ें आपके सामने रखने के लिए प्रयास किया है। ये क्लास 6 के स्टूडेंट के लिए यहाँ पे चीज़ें लिखी गई है। लुक आउट फॉर चेंजेस एंड कंटिन्यूअस whenever you can, and you look at the world around you to see what else have changed and remained the same. तो बदलाव को समझने के लिए दोस्तों यहाँ पर चीज़ें लिखी गई है कि आप अपने आप में नोटिस कीजिए कि किस तरीके से चीज़ें बदलती हुई आपको दिखाई देती है। आज जो चीज़ें आपके सामने हैं और इतिहास में उन्हीं चीज़ों के बारे में जो चीज़ें लिखी गई है, आप समझिए, पढ़िए और समझिए। क्लास 6 के स्टूडेंट्स के लिए है ये टॉपिक, ये जो पोर्शन यहाँ पे लिखा गया है ये आपके लिए नहीं है। आगे चलते हैं दोस्तों। अब देखिए मैंने इसमें कोशिश की है कि एक्सरसाइज को भी कवर किया जा सके विद सॉल्यूशंस। तो बात करते हैं, हु वॉज कंसिडर्ड अ फॉरेनर इन द पास्ट। भाई पास्ट में किसे फॉरेनर कंसिडर किया जाता था? इन पास्ट मतलब पास्ट में दोस्तों फॉरेनर उसे कंसिडर किया जाता था जो कि आपके कल्चर से, आपके सोसाइटी से एसोसिएट नहीं है, जो बाहर से आया है, ठीक है, स्ट्रेंजर है, इसे फॉरेनर कंसिडर किया जाता था। स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स, आपको ट्रू है या फॉल्स है ये स्टेट का बताना है। वी डू नॉट फाइंड इंस्क्रिप्शन फॉर द पीरियड आफ्टर 700 के बाद आपको इंस्क्रिप्शन नहीं मिलते हैं। गलत है, मिलते हैं। द मराठा असर्टेड देयर पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस ड्यूरिंग दिस पीरियड। जी हाँ बिल्कुल, मराठा, सिख, जाट, राइट, फॉरेस्ट ड्वेलर वेयर सम टाइम पुश्ड आउट ऑफ देयर लैंड विद स्प्रेड ऑफ एग्रीकल्चरल सेटलमेंट। यस, ये भी सही है। सुल्तान घियासुद्दीन बलबन कंट्रोल असम, मणिपुर एंड कश्मीर। नो, फॉल्स, ऐसा स्पेसिफिक इसमें नहीं कहा गया है, ठीक है। आगे चलते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स भी यहाँ पर पूछी गई है। आर्काइव्स आर प्लेस वेयर मनुस्क्रिप्ट आर केप्ट, राइट, आर्काइव्स प्लेस वेयर ब्लैंक इज केप्ट। सो मनुस्क्रिप्ट यहाँ पर आ गया। वॉज 14th सेंचुरी में कौन क्रॉनिकलर होकर गए हैं? तो अमीर खुसरो है दोस्तों। पोटैटो, कॉर्न, चिलीज, टी एंड कॉफी वेयर सम ऑफ द न्यू क्रॉप इंट्रोड्यूस इनटू द सबकॉन्टिनेंट ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो भैया पोटैटो, कॉर्न, चिली, टी और कॉफ़ी ये वो क्रॉप है जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इंट्रोड्यूस किए गए थे इस समय पीरियड में।
लिस्ट सम ऑफ द टेक्नोलॉजिकल चेंजेस एसोसिएटेड विद दिस पीरियड। देखिए पर्शियन व्हील आया, स्पिनिंग व्हील आया, फायर आर्म इन कॉम्बैट, तो इस तरीके के टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। व्हाट वेयर सम ऑफ द मेजर रिलीजियस डेवलपमेंट ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस पीरियड में क्या मेजर रिलीजियस डेवलपमेंट हमें देखने को मिलती है। तो हमने हिंदुइज्म की बात की दोस्तों, जहाँ पर न्यू डाइटिस की पूजा होने लगी, ठीक है, भक्ति की जाने लगी। इसके अलावा हमें जो इमरजेंस ऑफ भक्ति इसी पीरियड में देखने को मिलता है। इस्लाम भी इसी पीरियड में आया था, ये भी देखने को मिलता है। इन वॉट वे हैज़ द मीनिंग ऑफ द टर्म हिंदुस्तान चेंज ओवर सेंचुरीज। तो देखिए दोस्तों, हमें ये देखना पड़ेगा कि हिंदुस्तान किसने कब प्रयोग किया। जैसे कि सबसे पहले किसने प्रयोग किया, उसके बाद बाबर ने कब प्रयोग किया, और आज हम किस लिए प्रयोग करते हैं, ठीक है। ओवर द सेंचुरीज देयर हैज बीन अ वास्ट चेंजेस इन द मीनिंग ऑफ द टर्म हिंदुस्तान। टुडे इट इज अंडरस्टैंड एज India, the modern nation state. In the 13th century, the term stood for land under दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत के अंडर जो लैंड आता था दोस्तों, इसके लिए मिनाज ने इसे प्रयोग किया था। बाबर ने इसे इस रीजन की जियोग्राफी, कल्चर और फोना को डिस्क्राइब करने के लिए प्रयोग किया था, राइट। हाउ वेयर द अफेयर ऑफ जातिस रेगुलेटेड, भाई जातिस के अफेयर किस तरीके से रेगुलेट किए जाते थे। तो जाति की अपनी पंचायत होती थी, अपने रूल रेगुलेशन होते थे, उसे उन्हें फॉलो करना होता था। व्हाट डज द टर्म पैन रीजनल एम्पायर मीन, भाई इस शब्द का क्या अर्थ है, पैन रीजनल एम्पायर। देखिए ये जो पैन रीजनल एम्पायर शब्द है, ये अप्लाई करता है दोस्तों एम्पायर को, जो कि काफी बड़े एरिया को कवर करता है, काफी फैला हुआ एम्पायर है, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें तो मुगल एम्पायर। What are the difficulties historian face in using manuscript, भाई manuscript को यूज करते समय हिस्टोरियन को क्या डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती है। तो देखिए दोस्तों, नंबर ऑफ डिफिकल्टीज उनके सामने होती है। बिकॉज यहाँ पे उदाहरण के तौर पे हमने देखा था कि जब हम हमारे दोस्त के द्वारा लिखी गया नोटबुक से अपनी नोटबुक में चीज़ों को लिखते हैं, तो काफ़ी सारे शब्द हमें नहीं समझ में आते हैं। तो अर्थ भी बदलता जाता है दोस्तों। जब हमें कोई शब्द नहीं समझ में आता तो हमें उसका अर्थ अपने आप निकालना होता है। उस समय जब हम लिखते हैं, हम गेस करते हैं कि भाई क्या इसका अर्थ हो सकता है। तो इसी तरीके के चेंजेस उस समय में हुए थे मनुस्क्रिप्ट को कॉपी करते समय। तो ऐसे ही प्रॉब्लम हिस्टोरियन को फेस करने पड़े, राइट। हाउ डू हिस्टोरियन डिवाइड द पास्ट इनटू पीरियड, डू दे फेस एनी प्रॉब्लम इन डूइंग सो। भाई हिस्टोरियन ने किस तरीके से पास्ट को इस समय में डिवाइड किया, और ये करते समय क्या इन्होंने कुछ समस्याओं को सामना किया। हिस्टोरियन ने दोस्तों पास्ट को डिवाइड किया है, इकोनॉमिक और सोशल फैक्टर के बेस पे भी किया है। इन डूइंग सो दे आर फेस्ड टू प्रॉब्लम, और ये करते समय इन्हें दो तरीके की समस्याओं को फेस करना पड़ा। पहले तो देखिए, इकोनॉमिक और सोशल जो चेंजेस हुए हैं समय के साथ, कीप टेकिंग प्लेस, डिफाइनेड बाउंड्रीज कैन नॉट बी ड्रॉन, राइट। तो हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ पर इकोनॉमिक चेंजेस हुआ था तो इस रीजन में हुआ था, इस रीजन पे इसका प्रभाव नहीं था। सोशल जो चेंजेस हुए थे ये इतने रीजन पे हुए थे, इस रीजन पे इसका प्रभाव नहीं था। तो एक तरीके से इसकी कोई बाउंड्रीज नहीं थी। दूसरा तो ये था दोस्तों कि दिस पीरियड आर कंपेयर्ड विथ मॉडर्निटी, और इस पीरियड का की तुलना मॉडर्निटी से भी की जाती है। मॉडर्निटी गिव अ सेंस ऑफ प्रोग्रेस, और मॉडर्निटी हमें एक सेंस ऑफ प्रोग्रेस देती है जो हम एक तरीके से इम्प्लाई कर सकते हैं। और इसका कोई दिस इम्प्लाइज दैट देयर वॉज अ नो प्रोग्रेस बिफोर विच इज़ नॉट ट्रू। और ये एक तरीके से हम बात करें कि सेंस ऑफ प्रोग्रेस की बात कर रहे हैं मॉडर्निटी की, इसका मतलब ये नहीं है ना कि इसके पहले जो पास्ट हुआ यहाँ पर कोई किसी भी तरीके की प्रोग्रेस नहीं हुई, ठीक है। क्वेश्चन 11 बात करता है दोस्तों कि मैप 1 और मैप 2 जो कि अल इदरिसी और एक फ्रेंच कार्टोग्राफर के द्वारा बनाए गए थे, इसमें क्या सिमिलरिटीज़ और क्या डिसिमिलरिटीज़ है, राइट। तो हमने देखा कि मैप 1 जो बनाया गया था ये 1154 में आया था। अल इदरसी एक अरब जियोग्राफर के द्वारा इसे बनाया गया था। यहाँ पे चीज़ें अरबी में लिखी गई थी, जैसे कि कनूज को, जो कि यूपी में आता है, कुनूज लिखा गया था, राइट। और जो दूसरा मैप था दोस्तों इंडियन सब कॉन्टिनेंट का, जिसे फ्रेंच कार्टोग्राफर ने बनाया था, इसमें एक तरह से देखा जाए तो इसका यूज़ किया गया उन लोगों के द्वारा जो लोग यहाँ पर आए थे, ट्रैवलर हो गए, मर्चेंट हो गए, यूरोपीय व्यापारी हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हो, क्लास 6 के स्टूडेंट्स के लिए ये नेसेसरी है, हमारे लिए तो इतना आवश्यक नहीं है। बस सिर्फ यहाँ पर एक चीज़ बताई गई है कि 1154 का जो मैप था सब कॉन्टिनेंट का, और 1720 का जो मैप था सब कॉन्टिनेंट का, इसमें हमें चेंज देखने को मिलता है। तो ये इस बात की ओर भी इशारा करता है कि उस समय जो साइंस था दोस्तों मैप मेकिंग का, इसमें भी समय के अनुसार चेंज हुआ था। ओके, फाइंड आउट वेयर रिकॉर्ड आर कीप्ड इन योर विलेज और सिटी। अब देखिए ये तो एक तरीके से टास्क है स्टूडेंट के सामने। आपको देखना है भाई कि आपके शहर सिटी में रिकॉर्ड कहाँ रखे जाते हैं,
कि उन्हें कौन लिखता है, ठीक है, क्या वहाँ पर कोई आर्काइव है, उन्हें कौन मैनेज करता है, और व्हाट काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट स्टोर्ड देयर, और किस तरीके के डॉक्यूमेंट को वहाँ स्टोर किया जाता है, हु आर द पीपल हु यूज़ इट, और कौन लोग होते हैं जो इसे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो एक तरीके से ये टास्क है स्टूडेंट के लिए, ये उन्हें अपने आप में परफॉर्म करना है। ओके, तो आई होप कि ये वीडियो आपने पूरा देखा होगा, आपको समझ में आया होगा। पहले हमने कोशिश की है दोस्तों कि इसे एक तरीके से डिस्कशन फोरम में से डिस्कशन के माध्यम से इसे कंप्लीट किया जा सके। मैंने कोशिश भी की है कि लाइन को अंग्रेज़ी में भी पढूँ और उसे हिंदी में भी बताया आपको बता सकूँ, और इसके अलावा दूसरी चीज़ें भी आपके साथ शेयर कर सकूँ। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, जहाँ पर हम चैप्टर 2 को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।